हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का आखिरी पाठ, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस अध्याय का ये तीसरा वीडियो है। इससे पिछले वीडियो में हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ा था। अब इस वीडियो में आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विद्युत चुंबक। चुंबक तो हम पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक चुंबक होते हैं, कृत्रिम चुंबक होते हैं, और ये जो विद्युत चुंबक है, और जो विद्युत चुंबक है ये कृत्रिम चुंबक का उदाहरण है। यानी कि ये भी वास्तविक प्राकृतिक चुंबक नहीं होता है, बल्कि ये चुंबक बनाया जाता है। और किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके लिए हम पिछले वीडियो पढ़े हैं धारावाही परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो जो धारावाही परिनालिका होती है उसकी हेल्प से विद्युत चुंबक का निर्माण किया जाता है। तो जैसे कि हमने बताया था कि एक परिनालिका यानी खोखली नलिका लेते हैं जो कि विद्युत रोधी होती है, मतलब कि ये ऐसे पदार्थ की बनी हो जिसमें करंट नहीं आता। अब इसके अंदर कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि इसके अंदर या तो हम नरम लोहा या फिर स्टील रखते हैं, तो कुछ ना कुछ रखते हैं, तो हम बाहर ले देंगे और उसके ऊपर से सुचालक जो तार होते हैं उनको ऐसे लपेट देते हैं, इस तरह से लपेटते हैं। अब लपेटने के बाद इसमें करंट प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे दिखा देते हैं बैटरी। ये बैटरी माइनस प्लस पॉइंट, ये बैटरी जहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित। तो सीधा हमने क्या, इसके अंदर हमने क्या किया, नरम लोहा, नरम कच्चा लोहा या फिर स्टील को डालते हैं। तो एक हमने क्या किया कि विद्युत रोधी बेलन लिया गया। विद्युत रोधी बेलन के अंदर नरम कच्चा लोहा या स्टील रख देते हैं। फिर यहाँ पे बैटरी है और बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये ऊपर से तार लिपटे हैं, जो तार हैं ये विद्युत तार है, इनमें करंट अब तार लपेटा गया है। अब लपेटने के बाद जब विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो विद्युत धारा के प्रवाह होने से ये जो साधारण सी परिनालिका है, इसको कहते हैं परिनालिका, ये चुंबक की तरह काम करने लगती है, यानी ये चुंबक बन जाती है। और इससे परमानेंट यानी कि स्थायी चुंबक भी बनाया जाता है, अस्थायी भी बनाया जाता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे कि कोई बहुत ही वजन लोहा है, यानी कि मान लीजिए कई कई सौ कुंटल टाइप का है, मतलब कि जिसको इंसान नहीं उठा सकते हैं, तो उस तरह के बड़े लोहों को उठाने के लिए विद्युत चुंबक का यूज करते हैं। क्योंकि इसमें क्या, धारा प्रवाहित करेंगे, वो उठा के आकर्षित कर लेगा, बाहर ले जाएगा, और जैसे ही करंट बंद किया जाके छोड़ देगा। तो ये विद्युत चुंबक होता है। अब विद्युत चुंबक है क्या, विद्युत चुंबक एक कृत्रिम या संश्लेषित चुंबक है जो कि धारावाही परिनालिका के अंदर नरम लोहा या स्टील रखकर उसके ऊपर से तार लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके बनाया जाता है। उसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। यानी एक प्रकार से ये संश्लेषित चुंबक है जो कि बनाया जाता है, ये प्राकृतिक चुंबक नहीं है। अब ये चुंबक जो होता है ये दो तरह का चुंबक होता है। एक होता है अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, और दूसरा होता है स्थायी चुंबक। इसके लिए हमने क्या बताया, हमने एक बताया कि या तो नरम लोहा रखते हैं या स्टील। जब नरम कच्चा लोहा रखेंगे तो इससे अस्थायी चुंबक बने, काम चलाऊ चुंबक। लेकिन जब हम एक स्टील डाल देते हैं, अब स्टील मजबूत होती है ज्यादा, तो स्टील से अंदर रख के हम एक स्थायी चुंबक बनाते हैं। तो विद्युत चुंबक दो तरह के होते हैं, एक अस्थायी चुंबक जो क्षणिक होता है, स्थायी चुंबक जो अधिक समय के लिए होता है या फिर परमानेंट होता है, हमेशा के लिए, वो स्थायी चुंबक होता है। इनको बनाने की टेक्निक बता दी है कि परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक का निर्माण करते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि विद्युत चुंबक समझ गए होंगे किस प्रकार से करना है, बस परिनालिका से संबंधित पूरी बात है। अब इस लेसन में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है
जो कि है धारावाही चालक में उत्पन्न बल। यानी कि जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक में चुंबकीय बल। अब चुंबकीय बल होता है, यानी जब कोई धारावाही चालक है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, तो हमने बताया जब चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उसके अंदर चुंबकत्व होता है। जैसे कि सीधी बात क्या है कि ये एक धारावाही चालक तार है, अब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखें, जब चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो क्या हुआ कि इसके बाहर चुंबकीय बल रेखाएं आ गई थी, चुंबकीय बल रेखा। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्यों आई? क्योंकि इसके अंदर एक चुंबकीय बल लगा। अब वो बल किस प्रकार से लगता है उसके बारे में पहले हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तो समझ में आए। इसके लिए पहले हम कोई एक स्टैंड ले लेते हैं। ये एक स्टैंड है, प्रैक्टिकली बात ज़्यादा समझ में आएगी। ये है स्टैंड, ये ऐसा स्टैंड है। अब इस स्टैंड में एक हम दंड चुंबक लेंगे जो कि साधारण सा धारावाही चालक, एक दंड चुंबक, या फिर ऐसे ले लेते हैं। अब एक बैटरी लगाएंगे, जैसे यहाँ पे एक बैटरी माइनस प्लस बैटरी है। अब इस बैटरी को इसमें लगाएंगे। बैटरी कहीं दिखाए, अंदर दिखाए चाहे बाहर से, मान लीजिए हम वहीं से दिखा देते हैं। जो बैटरी है मान लीजिए यहाँ से बैटरी आ रही है, अब इसको यहाँ पे कनेक्ट किया जाए। जो दूसरा सिरा बैटरी का है इसको भी यहाँ से आके कनेक्ट किया जाए। अब यहाँ पे ये तो सीधी सी बात हो गई कि एक धारावाही चालक हो गया। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र है क्योंकि हमने क्या किया, करंट प्रवाहित कर दिया। अब ये स्टैंड में रखा है, स्टैंड है, ये एक छड़ है, एल्यूमिनियम की छड़, एल्यूमिनियम की छड़। अब एल्यूमिनियम की छड़ में क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, इससे इसमें चुंबकत्व आ जाएगा। पर चुंबकत्व कहाँ पे आएगा तो जानते हैं, जैसे धारा इधर आ रही, तो ऐसे ही दिखाते हैं धारा टिकाने करके। ऐसे मान लीजिए धारा है, धारा की दिशा ये है, तो धारा की दिशा ऐसी है। अब ये तो इस प्रकार से, तो उसको ऐसे ऐसे मान लेते हैं, ये इस प्रकार से ऐसे। अब ये धारा दिशा आ रही है। अब हम यहाँ पे काम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा चुंबक ले लेते हैं। बाकी जो प्रक्रिया उनमें इसका यूज नहीं किए थे, अब हम एक यहाँ पे नाल चुंबक का यूज कर लेते हैं। इसमें एक सीधा उत्तर होगा कि दक्षिण होगा। जब इस चुंबक का यूज कर लेंगे, अब ऐसे में क्या है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित किया तो चुंबकत्व आया, तो चुंबकत्व का चुंबकीय जो बल रेखाएं होंगी वो अपने अनुसार काम करें जैसे करती हैं। लेकिन जब ये चुंबक लगा देंगे तो ये तो बनाया हुआ चुंबक है, मतलब कि इसका तो चुंबकत्व हमने अभी उत्पन्न किया है, ये पहले का चुंबक है। अब इस एक्स्ट्रा चुंबक को, नहीं बाहरी चुंबक को यूज करेंगे तो इसके कारण इसकी दिशा बदल जाएगी। धार से इधर आ रही है तो उसको कहाँ से दिखा दें, जगह कम है, ऐसे दिखा लेंगे, समझ लीजिएगा। अब इसके कारण जो धारा दिशा इधर को आ रही थी वो इधर को, यानी कि 90 अंश के कोण पे मुड़ जाएगी। धारा जो इधर को आ रही थी अभी इधर को मुड़ जाएगी। ये इसलिए मुड़ी क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, अब ये चुंबक आ गया, यानी बाह्य चुंबक, बाह्य चुंबक। अब इस बात को समझ लेते हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम एक स्टैंड लेते हैं, इसके अंदर एक एल्यूमिनियम की छड़ लेते हैं, उसे एक बैटरी से संयोजित करते हैं, और जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उस छड़ में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। वो छड़ एक
चुंबक की भांति कार्य करने लगता है, उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम बल रेखाएं नहीं दिखा रहे हैं, बहुत बहुत गोचा पोची हो जाती है, तो चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। अब धारा क्या है, इधर को जा रही है धारा, तो धारा भी इधर, मतलब कि इधर इधर ही जाना चाहिए धारा, नियमता। लेकिन अब हमने इसमें क्या किया कि हम एक बाहर से दूसरा चुंबक ले, एक दंड चुंबक जो कि ऑलरेडी चुंबक है, उस चुंबक को हमने यहाँ पे लगाया, तो उस चुंबकत्व के कारण जिस धारा को सीधे देना चाहिए था वो 90 अंश के कोण पे मुड़ गई, दिशा ही बदल गई धारा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस चुंबक के कारण एक बल आया और उसी बल ने इस धारा की दिशा को बदल दिया, उसी बल को कहते हैं चुंबकीय। तो यही टॉपिक है कि चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक में चुंबकीय बल। अब लिखेंगे कैसे, तो ये बताएंगे कि हम एक एल्यूमिनियम की छड़ लेते हैं, सॉरी एक स्टैंड लेते हैं जिसमें एक एल्यूमिनियम की छड़ लेते हैं। एल्यूमिनियम की छड़ को एक बैटरी से जोड़ देते हैं और जब विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो जो एल्यूमिनियम की सामान्य छड़ है उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, वो एक दंड चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद हम बाहर से एक नाल चुंबक लाते हैं या फिर कोई चुंबक, एक बाह्य चुंबक लाकर जब उसके समीप लाते हैं तो उस चुंबक के कारण एक बल उत्पन्न होता है और उस बल के कारण उस एल्यूमिनियम की छड़ में बल की दिशा 90 अंश के कोण पे बदल जाती है और उस बल को कहते हैं चुंबकीय। बात समझ गए कि चुंबकीय बल क्या है, कि ये जो चुंबक एक्स्ट्रा चुंबक है, इस चुंबक के कारण चुंबकीय बल है, नहीं तो धारा इधर आ रही थी तो सीधा इधर को आती, पर इधर को ना के धारा इधर को चली गई, ये चुंबकीय बल क्या है। तो यहाँ पे ये बात समझेंगे कि जो बल है ये कितने कोण बना है, 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी चुंबकीय बल के कारण जो कोण बन रहा है 90 अंश का बन रहा है। अगर ये बल ना होता तो उसमें क्या होता, फिर 90 अंश का कोण नहीं बनता, फिर सीधा था सीधा ही चला जाता। तो ये बात यहाँ पे समझे रहेंगे, यही है कि चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक में चुंबकीय बल आ जाए। हाँ ये बात और याद रखेंगे, जब चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल F और धारा I, अगर ये दोनों 90 अंश के कोण पे होती है और एक कंडीशन ये दोनों 180 डिग्री कोण पे, ऐसा कब होता है, जब दोनों लंबवत हों, यानी जब चुंबकीय बल जब चुंबकीय बल रेखा और धारा एक दूसरे के लंबवत है, जैसे यहाँ दिख रहा है, तो 90 अंश का कोण बनता है। लेकिन अगर वो समांतर है एक दूसरे के, जैसे कि इधर ये भी जा रहा है ये भी जा रहा है, दोनों समांतर होती हैं, यहाँ पे जैसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे मान ली बी हो गया, आई हो गया, यहाँ पर बी और आई, अगर समांतर होंगी तो 180 अंश कोण बनेगा या फिर 0 अंश का कोण बनेगा, दोनों एक ही बात है। लेकिन अगर लंबवत हैं तो 90 अंश का कोण बनाते हैं। बाकी इससे संबंधित से सूत्र थे, एक था F इक्वल टू BIL साइन थीटा, इन पे न्यूमेरिकल था, एक और था F इक्वल टू QVB साइन थीटा, लेकिन अब ये कट चुके हैं, अभी सिलेबस में नहीं, तो अब हमें इनको नहीं पढ़ना है, तो इसको मिटा ही देते हैं। तो जो हम पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे, तो इसको अब जिस प्रकार से लिखना है समझ ही गए होंगे। जो प्रैक्टिकल किया गया है पूरा प्रैक्टिकल लिख देंगे, बस ये बता देंगे जब बाहरी चुंबक लगाया गया तो बाहरी चुंबक के कारण एक बल उत्पन्न हुआ, उस बल के कारण प्रवाहित धारा की दिशा बदल गई और उसी को कहा गया क्या, चुंबकीय बल। बस यही बात। तो ये टॉपिक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी संबंधी एक नियम है जिसको कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पहले सिलेबस में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी था, लेकिन अब दाएं हाथ का नियम कर चुका है, बहुत सारे सिलेबस से विद्युत मोटर, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, जनित्र, ये सब कर चुके हैं, तो जो कट गए उनको पढ़ना ही नहीं। तो हम बात करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो एक अंगूठा और 2 अंगुलियों पर आधारित है।
अब देखिए यहाँ जैसे हम हाथ बनाते हैं, अपने हाथ ऐसे इस तरह दिखाते हैं, अच्छा बाएं हाथ पे ये बाएं हाथ का नियम है, ऐसे दिखाते हैं मान लिया हाथ, तो ये अंगूठा, उसके बाद ये यहाँ से, अब ये हमारी तर्जनी, और फिर ये दूसरी उंगली वैसे दिखाना, तीसरी जो उंगली है ये इस प्रकार से, जो कि मध्यमा, और बाकी जो उंगलियां होंगी वो तो ऐसे ही मुड़ी रहेंगी। इसमें ये बताएंगे फ्लेमिंग के अनुसार, जब हम अपने हाथ की तीन उंगलियां अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार से रखते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यानी तीनों के बीच में 90 अंश का कोण बने, लंबवत हो, तो उस कंडीशन में जो अंगूठा है ये बल की दिशा प्रदर्शित करता है, बल यानी F। जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र यानी B की दिशा प्रदर्शित करती है, और ये जो मध्यमा है ये विद्युत धारा है I की दिशा प्रदर्शित करती है, सीधे एफ बी आई, एफ बी आई याद रखना, एफ बी आई, इस तरह से कॉन्सेप्ट किया। तो जब हम फ्लेमिंग के अनुसार, जब हम अपने बाएं हाथ की तीन अंगुलियों अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि तीनों के मध्य में 90 अंश का कोण बनता है, यानी तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं, तब अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसे ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं, यानी फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम कहते हैं। उम्मीद करते समझ गए होंगे। बस अंगूठा बल, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा विद्युत धारा, इनके नाम याद रखेंगे। जानते हैं अंगूठा, अंगूठा या अंगुष्ठ बोलते हैं, तो नाम इसका अंगुष्ठ होता है, इसको तर्जनी बोला जाता है और इसको मध्यमा बोला जाता है। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये टॉपिक हो गया। अब इसके बाद इस अध्याय में एक टॉपिक है घरेलू विद्युत परिपथ, लेकिन गलती से वो टॉपिक हम जो विद्युत पाठ है उसमें पढ़ा चुके हैं, उस समय सिलेबस में कंफ्यूज होकर वहां पढ़ा दिए तो पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। तो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो इसकी पिछला वीडियो था, मतलब जो पिछला अध्याय था विद्युत, विद्युत का आखिरी यानी कि पांचवा भाग है, पांचवें लेक्चर में हमने घरेलू विद्युत परिपथ को पढ़ा है। तो अभी एक बार पढ़ा चुके हैं तो दोबारा पढ़ाने कोई मतलब है नहीं, इसलिए वहां से वाले यहाँ पर हम ऐसे रफली समझा देते हैं। तो घरेलू विद्युत परिपथ होता क्या है? ये सीधी सी बात क्या है कि बाहर खंभा से या पावर हाउस से जो बिजली आती है, तो आने के बाद हमारे घर में मीटर में बिजली आती है, तो दो तार आते हैं जिनको कहते हैं मेन लाइन, उसमें से एक 220 वोल्ट वाला होता है, एक 0 वोल्ट वाला होता है। ये दोनों तार हमारे मीटर में जाते हैं, यानी इन वाले से मीटर के अंदर जाते हैं, फिर आउट वाले से बाहर निकलते हैं, बाहर निकल कर फिर आप जाते हैं हमारे उस वितरण बॉक्स में, यानी हमारा जो मेन बोर्ड होता है जिसमें एमसीबी लगा होता है, मेन बोर्ड, उसे वितरण बॉक्स बोलते हैं। उसमें फ्यूज भी लगा होता है, तो वहां पे ले जाते हैं। उसके बाद फिर वहां से दो तार निकलते हैं, एक होता है लाल तार, एक होता है काला तार। तो जो लाल तार होता है मेन तार होता है यानी गर्म तार, और जो काला तार होता है ठंडा तार होता है, जो ठंडा तार होता है वो उदासीन। तो इन दोनों तारों से फिर समांतर क्रम में अपने घर में जहां जहां जरूरत होती है बिजली को फैला देते हैं। और एक होता है हरा तार, जो कि होता है भू संपर्कन वाला, संपर्कन मतलब होता है जिसे कहते हैं अर्थिंग देना, तो अर्थ वाला तार होता है। तो अर्थ वाला तार का जो यूज होता है वो जो उदासीन तार है यानी काला तार, उसकी जगह पे करते हैं। वैसे अब इसकी यूज बहुत ही कम पड़ती है, उसका यूज बहुत ज्यादा होता नहीं, पहले होता था, अभी भी होता लेकिन कम होता है। तो उसको हम वहां पे समझा चुके हैं। तो घरेलू विद्युत परिपथ वहीं से पढ़ लीजिए। इसमें एक और टॉपिक है विद्युत फ्यूज। तो विद्युत फ्यूज भी पिछले अध्याय में हो चुका है। तो विद्युत फ्यूज
और घरेलू परिपथ, विद्युत घरेलू परिपथ और विद्युत फ्यूज, ये दोनों टॉपिक पिछले वीडियो में पढ़ना है, तो यहाँ पे इनको नहीं पढ़ाएंगे, दोनों अच्छे से वहाँ हो चुके हैं। तो अब ये नियम समझ गए हैं। अब इसी के साथ जो अध्याय है समाप्त होता है, क्योंकि इसमें पहले न्यूमेरिकल्स आते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो सूत्र हैं कट चुके हैं। जब सूत्र कट गए हैं तो सवाल लगने नहीं, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक, एक तो बल वाले से जो सूत्र हमने बताए, ये 2 सूत्र थे, F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और इसके अलावा चुंबकीय फ्लक्स था, उससे सवाल आते थे, लेकिन ये सब कुछ कट चुका है। तो जब कट चुका है तो सवाल आने नहीं, यानी ये कह सकते हैं कि ये अध्याय अब आंकिक प्रश्न रहित है। तो ये अध्याय और पूरा भौतिक विज्ञान और पूरा का पूरा विज्ञान सब कुछ आज यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद इस चैनल पर हम कक्षा 11 और 12 का विज्ञान शुरू करेंगे, तो ये यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब जिसको जो भी पूछना है कमेंट में पूछ सकता है, और अगर वीडियो समझ में आते हैं, पढ़ाई समझ में आती है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों से भी करवाएं। तो धन्यवाद।